अगर मैं बात करूं आपके करियर के पहले प्रोजेक्ट की तो वो कौन सा था? मेरा करियर का पहला प्रोजेक्ट बहुत ही अलग स्टोरी है। मैं सेकंड ईयर से ही इस लाइन में एक्टिव हो गया था। अब तक औसतन कितने प्रोजेक्ट किए होंगे आपने? नंबर बड़ा है थोड़ा। व्हाट इज द थॉट बिहाइंड डीएनए? मेरा भी एक थॉट था कि किसी प्रोजेक्ट को करेंगे, कोई भी अगर चीज़ करेंगे तो आपको क्या लगता है आज भी अपने शहर में या राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इस ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को लेकर कुछ कहना है आपका? मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन लेबर को थोड़ा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे रेक्स और हाजिर हूं लेकर द आर्क टॉक शो। एक ऐसा शो जहां हम बात कर रहे हैं हमारे शहर के जाने माने पहचान रखने वाले आर्किटेक्ट से। और इस इनिशिएटिव के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं संदीप टाइल ग्रुप के एलारते बाय संदीप का। आज हमारे इस एपिसोड में खास मेहमान हैं आर्किटेक्ट रवि धूत साहब, जो काफ़ी लंबे समय से हमारे शहर के आर्किटेक्चर को खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। रवि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है रवि धूत। मेरी कंपनी का नाम है धूत निर्माण एसोसिएट, जिसको आप एज ए डीएनए के नाम से भी लोग जानते हैं। डीएनए? जी। अरे वाह, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड डीएनए? डीएनए जैसे शरीर की संरचना डीएनए से शुरू होती है, तो मेरा भी एक थॉट था कि किसी प्रोजेक्ट को करेंगे, कोई भी अगर चीज़ करेंगे तो उसकी संरचना से शुरू करनी चाहिए। क्या बात है, बेसिक से। तो हम वो डीएनए बनना चाहते थे। तो डीएनए की शुरुआत कब हुई? डीएनए 2011 में हमने एस्टेब्लिश किया। बेसिकली नाम यही रखना था, तो इसी के नाम के साथ धूत निर्माण एसोसिएट, इसको जोड़ते हुए डीएनए नाम से हमने शुरू किया 2011 में। जी, दैट्स ग्रेट। आर्किटेक्ट बनना सपना आप ही का था या कहीं इंस्पायर हुए थे किसी से कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है? ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। मतलब कुछ और तरफ जाते जाते मैं इस लाइन में आ गया। लेकिन जैसे क्रिएटिविटी अपना आप किसी को खींच लेती है, मुझे ये लाइन बहुत पैशनेट लगती है, तो मैं चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट होती गई और आर्किटेक्चर लाइन में हम लोग आ गए। तो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? बेसिकली मेरे बहुत साल पहले मेरी स्ट्रीम लाइन तो कंप्यूटर साइंस थी। ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट ईयर के बाद एक मौका मिलता है कि आप अपनी स्ट्रीम लाइन चेंज कर सकते हैं, तो फर्स्ट मैंने चेंज किया आर्किटेक्चर लाइन की तरफ। सिविल्स में बीटेक, मास्टर्स, एमटेक हमने स्ट्रक्चर्स में की, एमबीए किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, इंटीरियर्स में डिप्लोमा किया। फिर चीज़ें अपना बढ़ती और इन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ गए। कमाल की डिग्रीज आपने हासिल की और उसके बाद में आपने अपने इस पैशन को जीना शुरू किया। अगर मैं बात करूं आपके करियर के पहले प्रोजेक्ट की तो वो कौन सा था? मेरा करियर का पहला प्रोजेक्ट बहुत ही अलग स्टोरी है। मैं सेकंड ईयर से ही इस लाइन में एक्टिव हो गया था। मुझे आज भी याद है, हमारे प्रोफेसर थे और मैं सेकंड आया था, तो उनका कहना था कि यार सेकंड कौन आता है, फर्स्ट को ही सब जानते हैं। अच्छा। तो तुम बाहर ट्राई करो, तुम या तो फर्स्ट आने की ट्राई करो, यहाँ लाइव एक्सपीरियंस साथ में लेना शुरू करो। तो 2008 में ही मैंने एज ए साइट्स पे जाना शुरू कर दिया था, साइट के कुछ प्रोजेक्ट लेने शुरू किए। फिर मैंने कुछ टाइम यहाँ करने के बाद पूना प्रैक्टिस की और फिर 2011 में फुल एस्टेब्लिश होके यहीं प्रैक्टिस, जोधपुर को अपना एक होम टाउन है, उसके साथ जुड़ाव था, तो यहीं से वापस शुरुआत किया और फिर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट मेरा एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। वहाँ हमने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री के बाद फिर रेजिडेंशियल बंगलोज किए, फिर कमर्शियल्स भी हम खूब करते हैं। हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े नाम के साथ किया है। बहुत लंबा सफ़र हुआ। शुरुआत किसी का बेस नहीं था, तो शुरुआत ही खुद ने की है। तो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट से यहाँ तक आने में चीज़ें बहुत सारी कनेक्ट हुई। अब तक औसतन कितने प्रोजेक्ट किए होंगे आपने? नंबर बड़ा है थोड़ा। 500 प्लस प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं जान सकता हूँ आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी हम लोग 22 जनों की टीम है और वेस्टर्न राजस्थान पूरा कवर कर रहे हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमने बाहर भी किए हैं, पूना किए हैं, मुंबई में भी किया है हमने।
जोधपुर तो है ही है, बेस सबसे बड़ा जोधपुर ही है। जोधपुर के साथ में वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर, पाली, बिहाड़ा, सारे वेस्टर्न राजस्थान में कैटर कर रहे हैं। जैसे कि हर आर्किटेक्ट का एक स्ट्रीम होता है कि मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट करना बहुत पसंद है, तो आपका वो स्ट्रीम कौन सा है? मुझे हर बार कुछ नया करना बड़ा अच्छा लगता है। ओके। मुझे लगता है कि रिपीटेटिव नहीं होना है। तो मेरा आज भी सबसे बड़ा जो डर है, मुझे लगता है ना कि मैं कुछ रिपीट ना हो जाए। हम लोग बहुत कोशिश ये करते हैं कि हर बार कुछ नया, कुछ आउट ऑफ बॉक्स, जिससे हम हमारी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से शो कर पाएँ। तो ये चीज़ों की तरफ हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरी हमने कोशिश की है अच्छी। ज़्यादा किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं आप? कमर्शियल, रेजिडेंशियल? लोग करते तो सब है, लेकिन सबसे बड़ा फोटे हमारा रेजिडेंशियल है। बंगलोज हम बहुत करते हैं। सेकंड, हम कमर्शियल्स में भी अच्छे कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज हम थोड़ा कम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टाइल्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे हम एलार्ते बाय संदीप के इस सबसे बड़े विशाल स्टूडियो में बैठे हैं इस समय, और आपने भी देखी होगी बचपन में छोटी टाइल्स हुआ करती थी, आजकल हमारी हाइट से भी बहुत ऊपर की हाइट्स में ये जो टाइल्स बन रही हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जितनी नई चीज़ों का एक्सेप्टेंस इस कंट्री में है, वो कहीं नहीं है आज की डेट में। मतलब मुझे याद है 4 इंच बाई 4 इंच की एक छोटी सी टाई, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, देखते थे जी। अब तो 8 बाई 4 और बहुत बड़ी बड़ी साइजेस आ गई और बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी हुआ। हाँ। आप देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे लगाना एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ का एवरीडे। और संदीप ने जो शुरुआत की है एलाटे के नाम से, मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है। और जोधपुर जैसी जगह में इस तरीके का लाइव शोरूम लाना, इतनी वैरायटीज़ को मेंटेन करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जिससे बहुत लोगों को पता चले कि ये भी आता है। सही कहा आपने। एलार्ते का जिक्र हुआ है, संदीप टाइल का जिक्र हुआ है, तो इस कंपनी से आपका नाता कितना पुराना है और इनकी वर्किंग प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? इनसे मेरा जुड़ाव वैसे तो 8-10 साल पुराना है। दीपक से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और ये अपना आप में इंडस्ट्री बूमर है। मुझे लगता है कि सर्विस के नाम पे और नई रेंज लाने के नाम पे इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। और ये लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर साल एक नया शोरूम और ये बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे पास एक ऐसे वेंडर हैं जो इतनी क्षमता रखता है कि हर साल कुछ नया लाए, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। ऐसा अगर चलता रहा तो जोधपुर आपको बहुत बड़े मेट्रो शहरों से मतलब कम नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है निश्चित रूप से। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात करूं या एक किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की बात करूं, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जब आप क्लाइंट को एक टाइम देते हैं कि हम आपको डिलीवर करेंगे, तो आपको क्या लगता है आज भी अपने शहर में या राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इस ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को लेकर कुछ कहना है आपका? राजस्थान थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी हम सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा पीछे हुए हैं। पीछे हैं, टाइम पर नहीं कर पाते हैं। क्या बड़ा रीजन क्या है? हमारी, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन लेबर को थोड़ा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। हमको टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एक्सकेलेशन होते हैं वो टाइमलाइंस की वजह से ही होते हैं कि टाइमलाइन क्रॉस कर जाता है, आदमी का बजट बिगड़ जाता है। प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके साथ में लगते हैं। यहाँ इस टाइप की वर्किंग अभी कम होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रही है, फ्यूचर में हो सकता है आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइन बेस्ड वाले ही प्रोजेक्ट करने को मिले। क्योंकि सबके पास समय की ही कमी है इन दिनों, तो समय का मैनेजमेंट जो है वो सही होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं होता है राइट कि प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करना कितना इम्पोर्टेंट और कितनी खुशी मिलती है अगले को भी। अच्छा रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं और जोधपुर का जो आर्किटेक्ट है वो भी दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है, तो जोधपुर के आर्किटेक्ट और इस कल्चर से क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में इंडल्ज करते हैं? जोधपुर का बेसिक सोल जो है वो अपनायत है। ठीक है, जोधपुरी पत्थर अपने आप में अलग चीज़ है, बहुत वर्ल्ड लेवल पे हमारी स्ट्रांग है, जान पहचान इसी बात पे है। लेकिन जोधपुर का आर्किटेक्चर में मुझे लगता है कि अपनायत से हम किसी मेहमान आता है तो भी अपनायत से उनको रखते हैं, खाना खिलाते हैं तो भी अपनायत से खिलाते हैं।
तो यहाँ के प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वो अपना पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करे और पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे इसको खत्म। हाँ, एक घर जैसा माहौल बन जाता है जी। आपके बीच में, क्लाइंट के बीच में, और कई बार जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ में भी एक फैमिली जैसा माहौल बन जाता है। दोस्तियाँ ज़्यादा हैं। दोस्तियाँ ज्यादा है, सही कह रहे हैं आप। व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट जोधपुर आर्किटेक्ट? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ का जो है नेचर ऑफ, मतलब जो पत्थर के साथ में जो प्ले है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको गुजरात साइड जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग तरीके से चीज़ें मिलेंगी। यहाँ बेसिक जोधपुर का जो पत्थर है उसका स्ट्रेंथ, उसकी चीज़ें अपने आप में अलग हैं। और फसाड हमारा सबसे ज़्यादा जोधपुर एलिवेशन में, जोधपुर में आपको वही देखने को मिलेगा। इसको अब इंडिया लेवल पे जान पहचान मिल गई है। हमने पूना एक प्रोजेक्ट में पूरा जोधपुर का पत्थर भेजा, तो आप समझिए कि उनको कितना ये पसंद आ रहा है। पर कितना एक्सपेंसिव पड़ा होगा पड़ा है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के साथ। मतलब स्ट्रॉन्ग तो है ये पत्थर जी, और जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके तो वैसे सारे प्रोजेक्ट आपके फेवरेट हैं, आपके पसंदीदा हैं, बट विच वन द बेस्ट प्रोजेक्ट टिल डेट जो आपको लगता है ये मेरे दिल के बहुत करीब है? आपको भले ब्रांड का नाम नहीं लेना है या क्लाइंट का नाम नहीं लेना है, बट यू मेंशन कि मैंने ये बनाया था एक इस तरह का, मुझे अच्छा लगा। नहीं, वो उसके लिए मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे फुल चांस नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, बहुत इतने सालों में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट गए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। स्टिल मेरे अंदर का जो एगर है वो अभी शांत नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता हूँ। अब तक का ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको लगा कि ये मज़ा नहीं आया, बना तो दिया मैंने पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। मज़ा, कोशिश तो यही रहती है कि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ नया और क्लाइंट की इच्छाओं को, उनके सभी घर वालों की इच्छाओं को पूरा कर सके। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको फुल्ली उन्होंने दिया होता है कि भाई आप जैसा चाहें वैसा करें, तो उनके आउटकम्स ज़्यादा बेटर होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमको लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। अच्छा, कई कस्टमर्स का या लोगों का ये मानना होता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग आजकल बहुत महंगी हो गई है। आप कितना इस बात से वास्ता रखते हैं? मेरे को लगता है कि इस शहर को थोड़ा टेक्निकल होना ज़रूर होता है। अभी कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, यहाँ कुछ लोग ये सी चीज़ सिर्फ मेरे लिए करनी है इंटीरियर में क्योंकि उसके यहाँ अच्छा लग रहा था। एजुकेशन जो है कि ये कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बजट तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आपका टेक्निकलिटी पे, आपके चॉइसेस में अगर कोई चीज़ है, फिर उसको एज ए बजट बाइंग करके हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम पहले उसका बजट डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर प्रोडक्ट डालते हैं। कोशिश यही करते हैं कि वैसी ही डिज़ाइंस हों जो उस प्रोजेक्ट के बजट को सेटिस्फाई कर सके। क्या होता है कि आप बहुत सब कुछ डालना जाएंगे, हर प्रोजेक्ट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट का बजट अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके साथ ही आपको अपना डिज़ाइन को मैच करना होता है। और वो बहुत शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना होता है कि इस प्रोजेक्ट का बजट ये है और इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। अगर मैं डीएनए टीम की बात करूं तो 25 बाई 50 का कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो इसके एक फ्लोर के इंटीरियर एक्सटीरियर को इंक्लूड करते हुए एवरेज बजट कितना होता है आपकी टीम का? ओवरऑल प्रोजेक्ट अगर अच्छा कुछ करना है, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि अच्छा ए कैटेगरी, जिसमें कुछ चीज़ें हों जो आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री हो, तो मुझे लगता है 40-50 लाख तो मिनिमम हो ही जाता है। हो ही जाता है। तो भी बहुत अच्छे प्राइसिंग आप ऑफर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लगे हाथ आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि अगर आर्किटेक्ट रवि धूत से किसी को कंसल्ट करना हो, उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो, तो वो कहाँ आपसे जुड़ सकते हैं? आप मुझसे जुड़ सकते हैं, DNA05 नाम से इंस्टाग्राम पेज है हमारा। आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं 9460592229, और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे DNA रवि धूत के नाम से, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएगा। आप हमारे एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ अभी हम लोग प्रताप नगर महिला पीजी कॉलेज के सामने वाली गली के अंदर ऑफिस है हमारा DNA नाम से, और बहुत ही जल्दी हम हमारे नए ऑफिस के साथ शास्त्री नगर में आपको अवेलेबल होंगे। क्या बात है। तो इन एडवांस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्यों, जैसे आप लोग अपना प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं, बहुत समय लगता है, कई बार आपको
नाइट भी रुकना पड़ता होगा, तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है? क्या फैमिली पूरा सपोर्ट करती है? क्या कहती है फैमिली? फैमिली का सपोर्ट में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सीए है, तो शी नोज कि प्रोफेशन को लेके सीरियस होना क्या होता है जी। और मेरे फादर का इंस्पिरेशन हमेशा मेरे साथ रहा है। ही इंस्पायर्ड मी इन एवरी टाइम। तो मैं मानता हूँ कि आपकी अगर पिताजी माताजी खुश हैं, वाइफ खुश हैं, तो अभी तो सब सही चल रहा है। हाँ, मेरा बेटा मुझसे थोड़ा नाराज रहता है कि मैं उसको टाइम कम देता हूँ, लेकिन वो संडेज मैंने उसके लिए बचा रखे हैं अभी। अच्छा अच्छा, क्या करता है बेटा आपका? बेटा अभी मेरा छोटा है, इज इन 3rd क्लास। तो ज़्यादा समय की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मैं उसका बचपन ना खो दूं, तो मैं संडेज कोशिश करता हूँ कि उसके साथ ही टाइम बिताऊं। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाता है? कोशिश पूरी करते हैं हम लोग कि बैलेंस हो जाए, लेकिन फैमिली अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो चीज़ें चल जाती है, अच्छा हो। आप अपने पूरी फैमिली में एक ही आर्किटेक्ट हैं या और भी हैं? नहीं, मेरी फैमिली में मैं एक अकेले आर्किटेक्ट हूँ। अगर किसी को आर्किटेक्ट बनना हो जी, तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्या उसका रूट मैप होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप इस लाइन की तरफ आना चाहते हैं, थोड़ा सा इनिशियली आपको शुरुआत करनी चाहिए। और आज का जो ट्रेंड है, बच्चे थोड़ा जल्दी इस लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा एजुकेशन, आप अच्छे कॉलेज से डिग्री लीजिए और फिर किसी के अंडर में कुछ साल प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो आज की जनरेशन, हर आदमी डायरेक्ट प्रैक्टिस में आता है। मुझे लगता है वहाँ वो लैक ऑफ कर जाता है चीज़ों को। अगर आप किसी अच्छे सीनियर के अंदर 2-4 साल प्रैक्टिस करके आए हैं, तो आप प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवरी, प्रोजेक्ट को कैसे क्लोज करना होता है, प्रोजेक्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, उनके साथ कैसे डील करना होता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। एक अच्छे आर्किटेक्ट को अपने ज़िंदगी में किस मंत्र को स्पेशली फॉलो करना चाहिए आपकी अगर मैं राय लूँ तो? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मंत्र यही है, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें रेगुलर। ये ऐसी लाइन है कि आपको रोज़ क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट कि एक प्रोजेक्ट कर लिया, 2 प्रोजेक्ट कर लिए और अब आपको सब आ गया। स्टिल आई एम लर्निंग, मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है सीखते रहना एक सतत प्रयास है और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट। रवि जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। जाते जाते मैं आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगा। जब कभी भी आप किसी का सुंदर घर नहीं बना रहे होते हैं तो फिर क्या हॉबीज हैं जिनको आप परस्यू करते हैं? मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगह, वहाँ की चीज़ों को देखना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये मुझे बड़ा पसंद है। रीडिंग भी मेरी एक हॉबी है, बुक्स पढ़ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वहीं से आदमी बहुत कुछ सीखता है। मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ के नेचर में क्या है वो बहुत डीप में जाके कोशिश करता हूँ कि उसको जान पाऊँ और वो नेचर से हमारे ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, हमारे प्रोजेक्ट्स में क्या बदलाव आ सकता है, उस पर बड़ा हमारा फोकस। मैं यही पूछने वाला था कि जैसे आप विदेश घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, तो वहाँ के आर्किटेक्ट से भी कुछ ना कुछ आप लर्न करते होंगे और अपने प्रोजेक्ट में इंडल्ज करते होंगे। जी, मतलब मुझे लगता है ना, हर सिटी, हर जगह अपना आप में एक लाइव है, मतलब उसकी एक अलग सोल है। उस सोल को समझना और वहाँ का अच्छा क्या यहाँ हो सकता है उसको लाने की कोशिश करना, ये बड़ा मेरा प्रैक्टिस है वैसे। और मैं हर 6-8 महीने में मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा और क्रिएटिव नए होने के लिए। क्या बात है, दैट्स रियली ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू रवि जी। आपको हमारा ये द आर्क टॉक शो कैसा लगा? बहुत अच्छी शुरुआत की आपने और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आए जिनसे आने वाले बच्चों को सब पता चले कि क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है वो मुझे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आपके शो के थ्रू वो मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और हमारे संदीप टाइल्स ग्रुप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके इतने विशाल शोरूम में हम बैठ के इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं? मैं इनको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और ऐसे ही इंडस्ट्री बूमर बने रहो। आप जिस तरीके से हर साल कुछ नया और कुछ बड़ा लेके आते हैं,
आने वाले फ्यूचर में भी आप बहुत कुछ बड़ा करते रहेंगे। तो ये थे हमारे शहर जोधपुर के आर्किटेक्ट रवि धूत साहब, जिनकी कंपनी का नाम भी बड़ा इंप्रेसिव है, मुझे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, DNA, यानी कि धूत निर्माण एसोसिएट्स। तो आपको रवि साहब और आपकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अगले एपिसोड में एक और हस्ती के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे इस तरह के जो नए प्रयास हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दें, अपने कमेंट शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम जुड़ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।